लीजिए कि करना क्या है आपको, कोई लक्ष्य तय कर लीजिए जो आपको लक्ष्य तय करना है, और उस लक्ष्य के प्रति आप 100% उसमें डिवोट करिए, लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। मैं इस मंच से और भी जगह कहता रहा हूं और फिर यह कह रहा हूं कि मेरी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी के साथ नहीं है, मैं किसी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं हूं, लेकिन हां, मैं एक बात पूरे दावे से और ताकत के साथ कहता हूं, मेरी प्रतिबद्धता इस राष्ट्र के साथ है और जो इस राष्ट्र के साथ खड़ा है उसके साथ मैं खड़ा हूं। हेलो दोस्तों, समय आ गया है कि हम झूठे प्रोपेगेंडा और नैरेटिव की नब्ज समझें, और यह कौन, कैसे, क्यों, कहां चला रहा है, आइए जानते हैं पुष्पेंद्र कुलसेठ जी से। भगत सिंह के बारे में तमाम सारे लोग जानते हैं, भगत सिंह इस युवाओं की धड़कन है, लेकिन भगत सिंह को भी भारत के इतिहास में और भारत के डॉक्यूमेंट के अंदर टेररिस्ट लिखा हुआ है। यह वो सच्चाई है जो आज के युवा को बताई नहीं गई। इसलिए मेरा मानना है कि युवाओं को सच्चाई बताएं, इतिहास की बताएं, इस देश की बताएं, 700 साल पहले क्या हुआ, 70 साल पहले क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए बड़ी सेवा होगी, और जिस युवा को भी समझते हैं कि सिर्फ वो गाने बजाने में व्यस्त रहता है, मेरा अपना मानना है कि आज जितना युवा जागरूक है, जितना युवा नेशनलिस्ट है, उतने पुराने लोग नहीं हैं। पुराने लोग बड़े अगर मगर में उलझे हुए हैं, इसमें होगा, उसमें होगा, इसमें नफा है, इसमें नुकसान है, यहां से टिकट मिलेगा, वहां से टिकट मिलेगा। इस युवा को कोई टिकट नहीं चाहिए, इस युवा को सच्चाई बता देनी चाहिए, जिससे कि ये अपना लक्ष्य अपने आप कर लेगा। हमारे यहां देश में बहुत सारे संकटों की बात होती है कि हमारे देश को इससे संकट है, उससे संकट है। हमारे यहां पॉलिटिकली करेक्ट होने का बड़ा शौक है लोगों को। सियासी लोग हैं, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि हर सियासी आदमी को चुनाव जीतना है, चुनाव हारना है, उसकी एक मजबूरी होती है। लिहाजा मैं फिर कह रहा हूं कि भारत की राजनीति बदलनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों से भी वोट लेंगे, चुनाव जीतने के लिए आप दंगाइयों से भी वोट लेंगे, और फिर चुनाव जीतने के बाद आप कहेंगे कि देखिए साहब, ये दंगाई जो हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये जो बक्सर में लड़ रहे हैं, ये तमाम सारे क्रांतिकारी हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आप इस देश के युवाओं को भटका रहे हैं। आप चुनाव जीते हारे ये अलग मसला है, लेकिन इस देश के युवाओं को भटकाए ना। लिहाजा मेरी अपनी स्टडी, मेरी अपनी बैकग्राउंड, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, और इस आतंकवाद को कैसे रोका जाए, इसके बारे में कोई योजना नहीं है हमारे पास। हम जिसे कपड़ा फट जाता है तो तहमत लगा देते हैं, उसमें हम तहमत लगा देते हैं, क्योंकि जब किसी बीमारी को आप एड्रेस नहीं करेंगे, उस बीमारी को, कैंसर को आप अगर सर का दर्द बताएंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया में लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन भारत में नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि हम इसको कहना नहीं चाहते, और अगर है तो उसको बताया क्यों नहीं जा रहा। अगर पंजाब में कुछ लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट में बहुत सारे लोग मारे गए, तो हमारे देश के अखबारों ने, मीडिया ने, सबने कहा साहब ये सिख आतंकवाद है, मान लिया। लेकिन वही आतंकवाद जब कश्मीर में ट्रांसफर हो जाता है तो उस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये क्यों कहा जाता है? कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है वो किस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है? उसके करने वाले लोग कौन हैं, कराने वाले लोग कौन हैं, उसके इंप्लीमेंटर कौन हैं, सत्ता में कौन लोग बैठे हैं, व्यवस्था में कौन लोग बैठे हैं? क्यों इनको कहने में क्यों डर लगता है भाई? क्यों शर्म आती है हमें कहने में? ये सच्चाई क्यों इस देश से छुपाई गई कि भारत जो एक सेकुलर स्टेट है, जितने भी हमारे राज्य हैं, चाहे आप उनको कुछ भी कह लें, लेकिन सब सेकुलर स्टेट हैं, लेकिन इसी सेकुलर स्टेट के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन चुकी है। बड़े बड़े लोगों ने इस बारे में नहीं पूछा, छोटी छोटी बात पे संविधान को उठा करके कोर्ट में लोग पहुंच जाते हैं। हर दूसरे मसले में हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर एक माफिया है पीआईएल का, वो राफेल पे भी पूछने चला जाता है।
वो जस्टिस लोहिया की मौत कैसे हुई उस पर भी कोर्ट में चला जाता है। वो याकूब मेनन के लिए 6 बजे कोर्ट भी खुलवा देता है। वो उज्जैन में कितना पानी चढ़ना चाहिए इस पे भी कोर्ट फैसला देता है। लेकिन दुनिया के इतने बड़े फ्रॉड पे, दुनिया के इतने बड़े इनह्यूमन काम के ऊपर मैंने कोई पीआईएल नहीं देखी। मैंने देश के और समाज के अंदर कोई इस किस्म का गुस्सा नहीं देखा। सनातनी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो टिप्पणियां लिखी गई हैं अंग्रेजों द्वारा, उनमें उनका जिक्र युद्ध अपराधी के तौर पर किया गया है। आज़ादी के बाद बहुत सारी सरकारें आई गईं, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने राष्ट्र को बनाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति ने सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसके नाम के आगे कम से कम सम्मान जोड़ देना चाहिए था। इसी तरह शहीद भगत सिंह और तमाम अन्य क्रांतिकारियों के आगे आतंकी लिखा गया। और यह कारनामा उस सरकार ने किया जो सबसे बड़ी लुटेरी सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकारें थीं। उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रखा गया। दरअसल कई बार हमारी खामोशी बहुत महंगी पड़ी है। जैसे सिखों को जब आतंकी घोषित करके उन पर जुल्म सितम किए गए, तब भी किसी हिंदू नेता ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारी खामोशी का वक्त अब समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा ये खामोशी इस तरह की होगी कि हम कभी इसको तोड़ भी नहीं पाएंगे। आपने पुष्पेन जी को सुना, आप उनके विचारों से सहमति रखते हैं और ये सोचते हैं कि राष्ट्रहित में उनके विचार आवश्यक हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा साथियों। फिर मिलेंगे इसी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।